हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं यहाँ पर एलपी और टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर है वो आज हम सॉल्व करेंगे। लगातार इसकी हम सीरीज चला रहे हैं और इसके पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक कर लेना, वीडियो के वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी इसकी, वहाँ पर इसी चैनल पर आप चेक कर लेना। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि किसी भी एग्जाम का पिछला पेपर अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे आपको एक्चुअल में आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस देखने से भी अच्छा आइडिया लगता है आपको जब रियल क्वेश्चन आप देखते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन दोस्तों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों की गुणनफल की 3 गुना है। देखो यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि ये दो अंक हैं, इनको आपस में गुणा करो। तो देखो 1 गुणे 2 बराबर 2 होता है। अब ये जो 2 लिखा है ये 12 का क्या 3 गुना है? 3 गुना ही बताना है, लेकिन नहीं, ये 6 गुना है, 2 छक्के 12 होता है, तो ये कट गया। 3 गुना बताना है। 4 देखो 48 लिखा है, 4 अट्ठे 32 होता है, तो 32 48 का कोई दोगुना भी नहीं है। अब देखो 24 लिखा है, तो 24 में 2 अंक है, 4 2 और 4, तो 4 दूनी 8 होता है, 8 लिखो। अब 8 का 3 गुना कितना होगा? 8 त्रिक 24, तो 24 ही बताना था। अब जबकि 36 को देखो, 36 में कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, यानी कि दोगुना है और हमें तिगुना बनाना है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये तीसरा ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं छोड़ता हूँ इसको। और आगे फिर भी मैं आपसे ये पूछ लेना चाहता हूँ कि इसमें अब आपको बताना है कोलकाता नाइट राइडर्स जो है उसके मालिक कौन है प्रेजेंट टाइम पे 2024 में, जुलाई 2024 में। ठीक है आपको, और इस पे कहा जा रहा है किस संविधान कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हो गए थे। यानी कि कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बन गए थे? तो ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हो गए थे और अलग अलग राष्ट्र बन गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, कथन में कहा जा रहा है, कथन के बारे में पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। कहने का मतलब कि देखो, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो वहाँ पर जगह भी कम पड़ रही है और वहाँ के रहने की कमी तो हो ही जाएगी ना, जनसंख्या कम हो रही है। कह रहा है लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। ये भी सही है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा, स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा। अब आते हैं निष्कर्ष, हम क्या निकाल सकते हैं। अब निष्कर्ष में देखो, कह रहा है यहाँ पर सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पुनर्योजना उसको बनाना ही चाहिए, क्योंकि उसके बारे में समाधान तो ढूंढना ही होगा ना सरकार को। बड़े बड़े फ्लैट्स बना दें क्योंकि जगह की कमी है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पेड़ पौधे बीच बीच में जहाँ जगह वहाँ लगाने की कोशिश करें, किनारे पर कहीं पर। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है निष्कर्ष, सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। अरे भाई, मान लो कि मकान तो बन रहे हैं ना, लेकिन हर जगह अवैध इमारत ही थोड़ी होंगी। अब अवैध इमारत गिरा करके अगर आप कहो कि हम शहर को बसाना चाहते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर भी तो लोग रह रहे होंगे, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको भी तो कहीं ना कहीं शिफ्ट करना होगा। तो ये गलत है, केवल पहला ही सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो देख लो, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 15,376 का वर्गमूल है? ये देखो, तो सबसे पहले आप ये देखो कि लास्ट में 6 आ रहा है और हमें वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल बताने का मतलब कि अगर हम इन नंबर्स का कोई सा नंबर जो होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो यही आना चाहिए। तो अब लास्ट का डिजिट देखो, अगर 8 है, 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 64, लास्ट में 4 आएगा, जबकि यहाँ नहीं दिया, तो ये ऑप्शन कट गया। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, ये ऑप्शन कट गया। बात समझ में आ गई? अब इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 2, 124 और 134। इसके लिए आप सिंपल ट्रिक अप्लाई करो, जब बड़ा आ जाए तो मैं लिख देता हूँ पहले 15,376। अब देखो 2 2 के पेयर बनाओ, लेकिन पीछे साइड से बनाना है आपको। जैसे देखो 76 बना लिया, एक 53 और एक ही लास्ट बच गया, तो कोई बात नहीं, सिंगल बना लो। अगला ऐसे कर दो आप। अब देखो एक एक किसका स्क्वायर एक होता है? तो एक ही का होता है, तो यहाँ एक लिख दो। जो हम यहाँ लिखते हैं वही हम यहाँ भी लिखते हैं, और एक एक कम एक, तो यहाँ लिख दो, माइनस हो जाएगा। फिर एक लिखो, प्लस एक कर दो, यहाँ पर आएगा 2। अब एक में से एक गया तो आएगा 0, तो बचेगा यहाँ से 2 डिजिट उतार लो, क्योंकि एक पेयर में है, पूरा पूरा पेयर उतारते हैं। अब इसके बाद देखो, अगर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। अब 2 का करेंगे स्क्वायर
22 गुणे 2 करेंगे तो 44 आएगा। जबकि यहाँ देखो ऑप्शन में अगर हम इस वाले को लेके चलते, 3 रख देते तो ये हो जाता 23 गुणे 3, तो 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 69 हो जाता। जबकि हमें 53 से छोटा नंबर लेना है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर रखा है 2। तो देख लो जरा ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमने रखा था 2 और 2, तो ये 12 तो आ गया स्टार्टिंग का, तो 12 इसी में दिया है, जबकि इसमें 13 दिया। बस आपको लास्ट वाला सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 4 सेम है। तो इस वजह से आपको ट्रिकी वे अपनाना है और स्मार्ट तरीका अपनाना है। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। इसमें कह रहा है किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे 36 रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि क्या होगी। 36 का मतलब देखो आप समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई चीज रखी है, तो ये दर्पण रखा हुआ है, ये दर्पण रखा हुआ है, ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जब नीचे 36 रूप से रखा जाता है कोई दर्पण, तो उसका प्रतिबिंब ठीक वैसे ही बनता है जैसे कि उसकी जल पृथ्वी में होती है, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, जब दर्पण यहाँ रखा जाएगा। अब देखो इसको जरा ध्यान से समझते हैं, इसमें क्या होगा, कैसे बनेगा। तो इसमें ये बनेगा, जो H है तो H तो देखो सेम रहेगा, यानी कि ये हिस्सा अगर है तो ये पलट करके इतना ये हिस्सा हो जाता है ऐसे और ऐसे हो जाता है जल प्रतिबिंब में, ठीक है, या फिर दर्पण ऐसे रखा है तो भी। तो H तो देखो वैसे ही रहेगा, समझ नहीं आएगा। अब E वाला जो हिस्सा है, E वाला हिस्सा भी हो जाएगा ठीक वैसे ही, क्योंकि ये पलटेगा तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। A वाला जरूर चेंज हो जाएगा, ए वाला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मैं यहाँ से करके बता देता हूँ, ये इस प्रकार से कुछ बनेगा ए वाला हिस्सा। जबकि एल जो है, एल वाला भी चेंज हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। और जो टी है तो टी वाला भी चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब आगे देखो, जो एच है तो एच वही रहेगा, और वाई को फिर से देख लो, वाई ठीक वैसे ही बन जाएगा जैसे यहाँ पर बनाया था मैंने। तो यहाँ पर वाई ये बना हुआ है, तो देख लो ये किस प्रकार से आ रहा है। तो बस इतना दिमाग आप लगा लेंगे ना अगर स्मार्ट तरीके से, देखो ये भी नहीं करना पड़ेगा आपको। लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो वाई तो वाई की तरफ रहेगा, तो बस लास्ट में वाई देख लो किसके आ रहा है। ऑप्शन में देखो लास्ट सिर्फ चौथा ही है जिसके ऑप्शन में लास्ट में वाई आ रहा है। बस आपको केवल यही करना था, यही ट्रिक लगा के आप आगे बढ़ सकते थे। तो ये चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कहा जा रहा है दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा कथन में अंतर्निहित है, ठीक है, ये बताना है। तो देखो, अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, ये कह रहा है, ये हमारा कथन है कि जो कार्यशाला है उसमें जितने भी टीचर्स उनको भाग लेना चाहिए। अनुमान हम क्या लगा सकते हैं, कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामायिक बनाती है और कार्यशालाएं समय बर्बाद करती है। अरे भाई नहीं, समय अगर बर्बाद करती होती तो कार्यशाला में भाग लेने की बात ही नहीं कही जाती, ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन ये दूसरा सही लग रहा है, क्योंकि कार्यशाला जो होता है अध्यापकों का जो ज्ञान होता है वो सामायिक बनाती है, ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, केवल अनुमान फर्स्ट निहित है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला से जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान डैश होता है। तो देखो, अब यहाँ पर श्रृंखला बोला जा रहा है, श्रृंखला का मतलब है कि यहाँ पर श्रेणी क्रम है। अगर हम मान लो कि श्रेणी क्रम में लगाते हैं इस परिपथ को, तो हमेशा वोल्टेज जो होता है ये क्या हो जाता है, ये अलग अलग होता है, लेकिन जो करंट धारा का मान होता है वो बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम में धारा बराबर रहती है, लेकिन समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर रहता है, ठीक है। तो ये बता रहा है श्रेणी क्रम में तो करंट हमारा कैसा रहेगा, एक समान रहेगा, ठीक है, सब में बराबर बराबर धारा पहुंचेगी। लेकिन वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज सब में अलग अलग पहुंचेगा समांतर में। इस वजह से घरों की जो वायरिंग होती है आपको बताना है कि कौन से क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में होती है या फिर समांतर क्रम में होती है घरों की वायरिंग, ठीक है, आपको बताना है। तो देखो सेकंड वन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उत्तर आकृति यानी कि आंसर फिगर का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति यानी कि प्रॉब्लम फिगर के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे आप, तो इनमें से ये बताना है कि देखो यहाँ पर ये पूरा बॉक्स दिया है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इनसे छांट करके हमें लिखना है, नीचे वाले ये जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं। यहाँ पर देखो अगर ध्यान से देखोगे आप तो 4 लाइनें हैं, देखो 1 2 3 4 लाइन है, इसमें 3 लाइन है और यहाँ पर 2 लाइन है। यहाँ पर देखो 4 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, यानी कि लाइनें चल रही हैं 4 चल रही हैं और 3 चल रही हैं और फिर 2 चल रही हैं, ठीक है, ये कहीं न कहीं पर मिल रही हैं। अब देखो यहाँ पर 2 लाइन हो गई हैं, 4 लाइन हो गई, तो कितनी लाइन बची होंगी, 3 लाइन वाला कोई बचा होगा, मतलब ऐसा करके कुछ बचा होगा। तो 3 लाइन तो ये है नहीं, ये 2 लाइन है, छोड़ दो इसको, ये भी हटा दो, तो बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर
ए यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो आएगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लो 3 लाइन वाला कहाँ पर है, ये है ऑप्शन हमारे पहले में ही, तो पहला सही उत्तर इसका हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, बड़ा हो गया है, ठीक है। इसमें कह रहा है NH4 का होल टाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं या कितने परमाणु हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन कई बार पूछा गया है, खासकर ये ग्रुप डी में कई बार रिपीट हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। अब देखो NH4 लिखा हुआ है, तो देखो N एक हो गया, हाइड्रोजन एक, लेकिन ये 4 लगा हुआ है यहाँ पर, तो परमाणु 4, तो हो जाएगा 4 और 1 5। भाई देखो 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 4 1 5 हो गया, और बाहर लिखा है 2, 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 5 गुणे में 2। प्लस करो आप, प्लस करके अगला वाला जो होता है उसको प्लस करते हैं, तो सल्फर कितना 1, तो 1 लिख दो, प्लस ऑक्सीजन कितने 4, तो आप यहाँ पर लिख दो 4। समझ गए। तो 5 दूनी 10 प्लस 1 और प्लस का 4, तो 4 1 5 और 5 10 15 हो जाएगा। तो टोटल आ जाएगा यहाँ पर परमाणु हमारे पास 15 हो जाएंगे। ये देखो कितना आसान है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। और ये ऐसे ही अब कभी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, आप ऐसा पक्का है आपके लिए, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए दिए गए क्रम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर देके रखा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो ये होता है बहुलक, जो कि लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन से लिख रहा हूँ, बहुलक माइनस माध्यिका, ये दिया है यहाँ पर, माध्यिका बराबर में 2 दे के रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 दे के रखा है, जो कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर, ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका, ये याद रखना आप, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, क्योंकि मैं ये कंप्यूटर तो है नहीं, मोबाइल से लिख रहा हूँ, इस वजह से ज़्यादा सही से नहीं लिख पा रहा हूँ। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बहुलक की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, माध्यिका यहाँ चली जाएगी, तो 2 प्लस माध्यिका हो जाएगा बहुलक की जगह में। तो हम यहाँ पर बहुलक की जगह पे लिख दे रहे हैं 2 प्लस क्या, माध्यिका, ठीक है। माध्यिका मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, माध्यिका बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका, ये माध्यिका है, 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको अगर इधर लाओगे माध्यिका को, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, और दोबारा से थोड़ा सा लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ और थोड़ा सही करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 माध्य, ठीक है, ये माध्य बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 माध्यिका, ठीक है, ये हो जाएगा माध्यिका। अब देखो यहाँ पर 2 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा, 2 बाहर लिया तो 1 प्लस माध्य आ जाएगा, ये माध्य है, और बराबर में हो जाएगा 2 माध्यिका, ठीक है, माध्यिका। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, माध्य, और माध्यिका को मैं एक तरफ कर लेता हूँ क्योंकि माध्यिका और माध्य बताना है, तो ये माध्य को इधर ले जाओ, तो ये बचेगा माध्यिका, ठीक है, माइनस का माध्य बराबर का 1 बचेगा, इतना, माध्यिका माइनस का माध्य बराबर 1 बचेगा। तो बस ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप एक बार ट्राई करना, आपको ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि इसमें केवल कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे देखो, ये फिर कथन निष्कर्ष का आ गया है क्वेश्चन, और इस पे कहा जा रहा है, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को इसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। यानी कि एसोसिएशन जो है, अपार्टमेंट एसोसिएशन, उसने एक अभियान चलाया था स्वच्छ भारत, लेकिन उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा प्रतिक्रिया, लोगों ने जागरूकता नहीं दिखाई, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया लोगों ने। अब देखते हैं धारणा हम क्या बना सकते हैं। स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है भाई कि साफ नहीं रखना चाहते, साफ तो रखना चाहते होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ और कमियां रही हों उसमें, एसोसिएशन अभियान में असफल रही। ये बात तो सही है, ठीक है, ये बात तो सही कि एसोसिएशन अभियान में असफल रही क्योंकि ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई, जो उसने उम्मीद करा था उसने उसके हिसाब से प्रतिक्रिया दी, तो ये बात सही है। लेकिन दूसरे में ज़रा ध्यान से देखो, स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि साफ नहीं रखना चाहते हैं, साफ रखना चाहते होंगे, तो ये बात सही नहीं जम रही है, केवल दूसरा ही सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि यहाँ पर कह दिया ना कि प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। नहीं मिल पाने का मतलब क्या हुआ कि अपार्टमेंट ने जो आशा लगाई थी, उम्मीद लगाई थी, उस पर खरा नहीं उतर पाया, तो असफल हो गया, तो दूसरा सही है, केवल दूसरा।
देख लो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा पहला ही, केवल पूर्वधारा सेकंड अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखो संवेग का मतलब होता है, यहाँ पर जो संवेग लिखा होता है, संवेग बराबर होता है संगति, मैं से लिख देता हूँ संवेग बराबर, अब संवेग मतलब सा जो होता है इसका मतलब होता है द्रव्यमान, संगति बोलते हैं इसको, द्रव्यमान, और वेग तो आप जानते हैं गुणे में वेग कर दो, तो द्रव्यमान गुणे वेग को ही संवेग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे में वेग। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो फिर आ गया है, ये कितनी बार आते हैं कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इनको आप जरूर याद रखना। और इनको क्या है कि इसमें कोई रूल नहीं लगता है, जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे इसमें रूल नहीं लगेगा, सिर्फ प्रैक्टिस लगेगी। आप जैसे जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप कथन निष्कर्ष के, उतनी ही अच्छे आप कर पाएंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस वाले जो प्रीवियस ईयर है वो जरूर देख लेना। कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही। अब देखो कंपनी एक एबीसी नाम की कंपनी है, उसकी बिक्री कैसी रही है, अब पढ़ते हैं कथन फिर पता करते हैं। कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेच दिए थे। ठीक है भाई, उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। तो देखो यहाँ पर एबीसी जो है 75,000 साबुन बेचे, 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे, तो इसका मतलब कि बिक्री सही रही होगी उसकी। अब उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है, अब ये हमें नहीं पता चल पा रहा है कि उत्पाद उसके पास है कि नहीं है, लेकिन रेलवे ने इसका जो जवाब दिया है दोस्तों, वो पहला और दूसरा दोनों ही सही उत्तर दिए हैं। ये अब कैसे दिए मुझे नहीं पता है, इस बारे में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आप लोग बताना कि इसका आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए था। आप देख लो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको सारे दिख जाएं, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो। रेलवे ने इसका चौथा वाला सही जवाब दिया था, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेचर अवार्ड के लिए चुने गए हैं। तो ये तो देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, छोड़ देता हूँ क्योंकि दोबारा आपके पास नहीं आएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कहा जा रहा है 1600 रुपये की राशि 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो ब्याज के लिए देखो हमारे पास फार्मूला होता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल पी यानी कि प्रिंसिपल मूलधन गुणे दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम यानी कि समय बटे में 100। अब एसआई निकालना है तो पी कितना है, पी मतलब कितना रुपए, 1600 रुपये, और गुणे में आर दर कितनी है 5% है, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, बटे में आप 100 कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 80 गुणे में 6 करेंगे, 8 छंग 48 यानी कि 480 सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता कि 6 साल बाद कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो 1600 में हम ब्याज भी जोड़ देते तो बन जाता 2080, लेकिन हमसे केवल ब्याज पूछा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा 480। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। अब देख लेते हैं, सबसे जो अच्छा विकल्प है वो भरेंगे वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे डैश समूह से संबंधित होते हैं। तो इनको हम हमेशा ये बोलते हैं थैलोफाइटा, जिनमें जड़ तना की कमी होती है, नहीं होता, तो थैलोफाइटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर चौथा, ये एज इट इज क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था रेलवे में 2022 में क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, उसमें सारे पूछे गए थे, याद रखना। ठीक है, ये देखो एलपी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ और एलपी टेक्नीशियन वाले का रिपीट होकर ग्रुप डी में भी पहुँच गया है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक काम करते हैं, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे और इसके आगे वाले क्वेश्चन जो हैं 40 नंबर से उठाएंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस आप देख पाएंगे। और इसका अगला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चंस, तो इसी वीडियो के नीचे जिस वीडियो को आप देख रहे हैं लिंक आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। या आप अलग अलग कंप्लीट वीडियोज़ देखना चाहते हैं शुरू से लेकर के जितने भी हमने पार्ट्स अब तक करवाए हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। एनटीपीसी ग्रुप डी अलग अलग प्लेलिस्ट है, अगर आप एनटीपीसी के देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको एनटीपीसी का प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगा, ग्रुप डी का अलग से, और एलपी टेक्नीशियन जो आप देख रहे हैं इसका भी अलग से लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर मैथ के चैप्टर्स आप देखना चाहते हैं, बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया है, अगर आप देखना चाहते हैं गणित की वीडियोज़ तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ भी आपको गणित की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप चेक कर लेना। और जो भी चैप्टर आपका कमज़ोर है उस चैप्टर के क्वेश्चंस एक बार ज़रूर देखना और फिर बताना कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है आप ज़रूर देखेंगे, चैनल से कुछ सीखने को मिला हो, ऐसी वीडियोज़ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात
रख सकते हैं। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रेलवे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी और भी हम कराएंगे रेलवे ग्रुप डी, आप ये मत सोचना कि कुछ ही चैप्टर्स हुए हैं। तो अभी हम फिर से कंटिन्यू करेंगे एलपी और टेक्नीशियन के साथ साथ ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले क्वेश्चंस को भी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।